और बड़ी खबर इस वक्त की एलएसी पर भारत से मुंह की खाने के बाद बौखलाए चीन को अब चौतरफा एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। एलएसी पर भारत के हाथों फिंगर 4 की कई चोटियां गंवाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब चीन बेनकाब होता जा रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के मीडिया में बेनकाब होने के बाद अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पूर्व सहयोगी ने भी जिनपिंग की पोल खोल दी है। अमेरिकी मीडिया ने कहा, जहां लद्दाख में चीनी सेना को नाकाम बताया है, तो वहीं ब्रिटिश मीडिया ने जिनपिंग को निशाने पर लेते हुए कहा कि जिनपिंग चीन को अब आग में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसकी पूर्व सहयोगी केई शिया ने जिनपिंग को माफिया बॉस कहा है और चीन की हत्या करने का भी आरोप शी जिनपिंग पर लगाया। दुनिया में चौतरफा गिरता जा रहा है शी जिनपिंग और चीन भी, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एक और बड़ा झटका इस बीच लग रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम करने वाली शी जिनपिंग की पूर्व सहयोगी केई शिया ने बताया है कि राष्ट्रपति एक माफिया बॉस की तरह व्यवहार करके उनके देश को यानी कि चीन को और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी की हत्या कर रहे हैं। केई शिया को हाल ही में कम्युनिस्ट पार्टी से भी निकाल दिया गया था और इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कारगुजारियों का पर्दाफाश किया है। केई शिया का जिनपिंग को माफिया बॉस बताने वाला एक ऑडियो लीक हुआ है, जिसके बाद जिनपिंग की तरफ से उन पर कार्रवाई की गई और ब्रिटिश अखबार को दिए अपने एक इंटरव्यू में शिया ने बताया है कि वो अब चीन से बाहर हैं और उन्हें उम्मीद है कि चीन में एक दिन लोकतंत्र जरूर आएगा। और ऐसे में जबकि भारत के साथ भिड़ने की कोशिश में चीन चौतरफा गिर रहा है, अब दुनिया के कई देश उसके झूठ को बेनकाब कर रहे हैं और उसकी एक साथी ने भी अब चीन का एक ऐसा ही झूठ बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। ये चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ही सहयोगी रही हैं और उन्होंने ही बताया कि एक माफिया की तरह शी जिनपिंग अपने देश में पेश आ रहे हैं और वो लगातार आग में झोंक रहे हैं अपनी देश को, और ना सिर्फ अपने देश की बल्कि अपनी पार्टी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की हत्या की कोशिश में लगे हुए हैं। और जब इस तरह के शिकायती ऑडियो वायरल हुआ उनकी सहयोगी का, तो उन पर कार्रवाई की गई कम्युनिस्ट पार्टी से। शी जिनपिंग ने अपनी सहयोगी शिया को निकाल दिया और अब ब्रिटेन के एक अखबार को अपने दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि किस तरह का व्यवहार शी जिनपिंग का है और अपने ही देश में शी जिनपिंग घिरते नजर आ रहे हैं। और कई ऐसी वजह है जिससे कि अब शी जिनपिंग का ताज छीनने का खतरा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। ना सिर्फ हिंदुस्तान से भिड़ते हुए मुंह की खा रहा है चीन, बल्कि शी जिनपिंग दुनिया के कई देशों में भी इसी तरह से निंदा के पात्र बने हुए। और इतना ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश ही नहीं बल्कि खुद उनके अपने सहयोगी रहे भी अब शी जिनपिंग की पोल खोल रहे हैं, लगातार उनके झूठ को बेनकाब कर रहे हैं और दुनिया के सामने ला रहे हैं। यहां तक कहा जा रहा है कि खुद अपने ही देश को वो आग में झोंक रहे हैं और ना सिर्फ देश को बल्कि अपनी पार्टी को भी बर्बाद कर रहे हैं। और ये बात कोई दूसरा नहीं कह रहा बल्कि खुद शी जिनपिंग की बेहद करीबी रही, उनकी सहयोगी रही, उनकी पार्टी में शामिल रही शिया ये बात कर रही है, ये राज फाश कर रही है। और ब्रिटेन के अखबार को दिए एक इंटरव्यू में ये बात साफ तौर पर कही गई है। और ये वो तस्वीर जहां फिंगर 8 को लेकर विवाद, लेकिन भारत की स्थिति यहां पर मजबूत, कई चोटियों पर भारत के जांबाज जवानों का कब्जा। ऐसे में जो चीन यहां बेस कैंप बनाने में लगा हुआ था वो अब बैकफुट पर है। दुनिया के कई देश चीन की इस हरकत को गलत करार दे रहे हैं और अब सिर्फ दूसरे देश ही नहीं बल्कि उनके अपने साथी भी उन्हें निशाने पर ले रहे हैं। और इसीलिए माना जा रहा है कि क्या जिनपिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्या दुनिया के निशाने पर आए शी जिनपिंग का वक्त बहुत जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि यह तस्वीर भी उसकी बानगी है। यह तस्वीर है फिंगर 8 तक के उस मानचित्र की, मैप की, जहां अब पूरी मुस्तैदी से आईटीबीपी के जवान डटे हुए हैं, भारतीय सेना के जवान डटे हुए हैं। और ये बेस कैंप देखिए इन तस्वीरों के जरिए। लेकिन सिर्फ भारत ही जवाब नहीं दे रहा, उनके अपने साथी भी अब उन्हें जवाब दे रहे हैं। कुछ लोगों को इस साफ गोई के लिए उन्होंने बाहर निकाल दिया, लेकिन अब पूरी दुनिया जान रही है कि शी जिनपिंग आखिर अपने देश में क्या कर रहे हैं। ना सिर्फ वो गलत कदम उठा रहे हैं जिससे दूसरे देश परेशान हो, बल्कि उनके अपने देश के लोग भी परेशान होते जा रहे हैं। और इसी कड़ी में अमेरिकी मीडिया ने भी चीन की पोल खोलते हुए साफ कह दिया है
कि एलएसी पर भारत के मुकाबले चीन की सेना पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को एलएसी विवाद पर जिम्मेदार माना गया है और अमेरिका के अखबार न्यूज़वीक ने लिखा है कि जिनपिंग ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करके अपने ही भविष्य को खतरे में डाल दिया है और उनकी सेना यानी कि पीएलए लद्दाख में बुरी तरह से नाकाम हुई है। अमेरिका के इस अखबार ने साफ तौर पर विस्तार से लिखा है कि साल 2012 में जिनपिंग के कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बनने के बाद से ही भारतीय सीमाओं पर चीन की घुसपैठ बढ़ती चली गई और अखबार ने साफ तौर पर लिखा कि करीब 45 साल के बाद 15 जून को चीन की सेना ने गलवान घाटी में घुसपैठ करके भारत को चौंका दिया और करीब 20 भारतीय सैनिक इसमें शहीद हुए थे। लेकिन एक बड़ा राज फाश किया है अमेरिका के इस अखबार ने और उसने कहा है कि भारत के जवानों ने भी जो पलटवार किया है उसमें चीन के 60 सैनिक मारे गए हैं, मौत के घाट उतारे गए। और यह बात भारत पहले से भी कहता रहा है कि भारत से भिड़कर बड़ा नुकसान चीन ने मोल लिया, लेकिन वो इसे झूठ कहता रहा। लेकिन अब दुनिया के दूसरे देश उसके इस झूठ पर से पर्दा हटा रहे हैं। और अखबार ने यह भी लिखा, जो अमेरिका से प्रकाशित हुआ, कि पिछले महीने की शुरुआत में आधी शताब्दी में पहली बार भारत ने चीन के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाया है और ऊंचाई वाले ठिकानों पर अब अपना कब्जा जमाया है और चीन के कब्जे से इन्हें छीन लिया है। दक्षिण के 3 विवादित क्षेत्रों में अब छिन जाने के बाद चीन के सैनिक अब बैकफुट पर हैं और भारतीयों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पूरी तरह से वो नाकाम रहे हैं। और ये सिर्फ भारत नहीं कह रहा, ये बात तो भारत लगातार बताता रहा जो हकीकत है, लेकिन अमेरिका के अखबार ने भी अब ये बात सामने लाई है और चीन को एक बार फिर से बेनकाब किया है कि किस तरह से लगातार पैंगोंग और गलवान में घुसपैठ की कोशिश में नाकाम हुआ है चीन और भारत के जांबाज जवानों ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। एलएसी विवाद को लेकर के सीधे शी जिनपिंग को जिम्मेदार ठहराया है अमेरिका की इस मीडिया ने और चीन की पोल खोलते हुए कुछ और बातें सामने रखी है। सबसे बड़ी बात यह कि 20 जवान जहां मां भारती की रक्षा में शहीद हो गए, वहीं चीन के 60 सैनिक भी मारे गए थे, जिसे चीन छिपाता रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटिश मीडिया ने भी शी जिनपिंग पर सीधे निशाना साधा है और ब्रिटिश मीडिया ने यह लिखा है कि जिनपिंग को आग की तरफ धकेलने के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, जिस तरह से वो अपने देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ब्रिटिश मीडिया में कहा जा रहा है कि शी जिनपिंग को ताकत मिलने से देश बर्बादी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बनने के बाद से ही वो देश की बजाय अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। और ये बड़ा पर्दाफाश दूसरे देशों की मीडिया में, अमेरिका और ब्रिटेन की मीडिया में जो बातें सामने आई है उसके हवाले से यह एक बड़ी खबर कि सीधे तौर पर शी जिनपिंग को जिम्मेदार माना गया और कह दिया गया कि अपने देश की इस बर्बादी की हालत के लिए जिनपिंग सीधे जिम्मेदार हैं। लेकिन इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ताज अब खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बना हुआ है, लेकिन इस सब की वजह चीन रहा है। कोरोना वायरस की वजह से चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग की कुर्सी भी अब खतरे में पड़ रही है और वो लगता है उनके हाथ से जाने वाली है। और इसकी वजह बनने वाली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की नवंबर 2020 में आने वाली एक जांच रिपोर्ट। दरअसल इस जांच रिपोर्ट में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने की हकीकत कैद है और जानकारों का यह मानना है कि इस रिपोर्ट के आते ही शी जिनपिंग से उनका ताज छिन जाएगा, जिसका वो लगातार दम भरते रहे हैं। खतरे में है शी जिनपिंग का ताज। शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह की तैयारी। चीन के राष्ट्रपति की साजिश बेनकाब। जबरन हटाए जा सकते हैं शी। चीन में सब ठीक नहीं है। कोरोना वायरस के मुद्दे पर दुनिया भर में घिरे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए एक और बुरी खबर आ रही है। खबर यह है कि चीन की सीपीसी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी शी जिनपिंग से नाखुश है।
और उनकी नाराजगी की वजह है कोरोना वायरस पर चीन के सर्वोच्च नेता का बोला गया झूठ। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन शी जिनपिंग ने इसे गलत करार देते हुए इसे चीन के खिलाफ एक साजिश बताया था। अब उनका झूठ बेनकाब होने वाला है। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस के फैलने की जांच कराने के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के 137 सदस्य देशों ने इसके पक्ष में वोट डाला था। अब यह जांच पूरी हो चुकी है और नवंबर 2020 में इसकी रिपोर्ट पेश की जाने वाली है। न्यूजीलैंड की पूर्व प्रधानमंत्री हेलन क्लार्क और लाइबेरिया के पूर्व राष्ट्रपति एलन जॉनसन सरलीफ इस रिपोर्ट को पेश करने वाले हैं। लेकिन इस रिपोर्ट के आम होने से पहले ही चीन में शी जिनपिंग के लिए मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई हैं। ब्रिटेन के एक रक्षा विशेषज्ञ निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक इस रिपोर्ट में चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग के लिए बुरी खबर बंद है। निकोलस ड्रुमांड के मुताबिक चीन को नवंबर 2019 तक मालूम हो गया था कि वो एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया को 22 जनवरी तक इसके बारे में नहीं बताया। अगर शी जिनपिंग सामने आकर ये बता देते कि ये गंभीर है और आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा तो हम ये करते, लेकिन चीन ने 2 महीने तक दुनिया से ये जानबूझकर छिपाए रखा ताकि वो महामारी के दौरान आर्थिक तौर पर मजबूत हो जाए। कोरोना वायरस को लेकर चीन पूरी दुनिया में बदनाम है और इसी मुद्दे पर वो पूरी दुनिया में अलग थलग भी पड़ चुका है। शी के बोले गए झूठ ने चीन की अर्थव्यवस्था को भी खासा नुकसान पहुंचाया। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शी पर दबाव बना सकती है कुर्सी छोड़ने का, और अगर शी ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो उनको जबरन हटाया भी जा सकता है। कह सकते हैं कि शी जिनपिंग का ताज अब खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी जा सकती है। लेकिन अगर शी अपनी कुर्सी बचा पाने में कामयाब भी रहे तो वो विद्रोह का कैसे सामना करेंगे? कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में चीन की बदनामी हुई और अब इस मुद्दे पर चीन दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। शी जिनपिंग के झूठ के बाद चीन की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लिहाजा चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी शी जिनपिंग पर उनके पद से इस्तीफा देने के लिए दबाव बना सकती है, और अगर वो इस्तीफा देने से मना करते हैं तो उन्हें जबरन उनके पद से हटाया भी जा सकता है। यानी शी जिनपिंग का ताज खतरे में है और उनकी कुर्सी कभी भी छिन सकती है। अगर शी जिनपिंग किसी तरह अपनी कुर्सी बचा भी लेते हैं तो चीन में उनके खिलाफ विद्रोह भड़क सकता है। साल 2018 में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने शी जिनपिंग के आजीवन चीन के सर्वोच्च नेता बने रहने पर वोट दिया था, लेकिन अब नवंबर में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की आने वाली रिपोर्ट को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में तनातनी शुरू हो चुकी है। जानकारों का भी मानना है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद शी जिनपिंग की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि दुनिया बहुत जल्द चीन में एक बड़ा बदलाव देखे। बहुत जल्द शी जिनपिंग का यह ताज छिन सकता है और उसकी बहुत सी वजह है, क्योंकि चौतरफा गिर रहा है पूरी दुनिया में चीन। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच अमेरिका ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिका ने मालदीव के साथ एक बड़ा रक्षा सौदा किया है। अमेरिका के दक्षिण पूर्व एशिया के लिए उप सहायक रक्षा मंत्री और मालदीव की रक्षा मंत्री ने रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हिंद महासागर में मालदीव और दूसरे देशों के रिश्ते भी भारत और चीन दोनों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में यह रक्षा सौदा चीन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है और इस पूरे इलाके में रणनीति के तहत भारत ने भी मालदीव को आर्थिक पैकेज दिया है। हिंद महासागर में मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश की भी बेहद अहम भूमिका है और यह रक्षा सौदा एक बड़ा झटका चीन के लिए साबित होगा, क्योंकि चीन की घेराबंदी के लिए अब इधर भारत ने भी नई रणनीति बनानी शुरू कर दी है और चीन को घेरने के लिए भारत अब रूस, ब्रिटेन और वियतनाम से भी रक्षा सहयोग समझौता करने की योजना बना रहा है। लेकिन इससे पहले भारत जापान के साथ पहले ही रक्षा समझौता कर चुका है और इस समझौते से भारत इन देशों के साथ रक्षा सुविधा का इस्तेमाल करेगा। वहीं भारत की सेना इन देशों से रक्षा सुविधाएं ले सकेंगी और वो देश भी हमसे रक्षा सहयोग करते हुए इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन यही बात चीन को नागवार गुजर रही है कि आखिर किस तरह से भारत लगातार अपने सहयोगी बढ़ाता चला जा रहा है। कुछ और देशों से भी इसी तरह के करार होने की बहुत जल्द उम्मीद की जा रही है और कोशिश यही है कि भारत के इस कदम से चीन चौतरफा घिरता चला जाए और भारत अपनी जहां रणनीति में अब सफल होता जा रहा है, वहीं चीन लगातार नाकाम होता जा रहा है। उधर
लद्दाख में पिछले 3 महीने से एलएसी पर तनाव के हालात बने हुए हैं। गलवान घाटी में भारत से मुंह की खाने के बाद अब चीन इस कदर तिलमिलाया हुआ है कि बार बार भारतीय सीमा पर कब्जे की साजिश रचता चला जाता है। लेकिन चीन इस बात को लगातार भूल जाता है कि वो जो कुछ भी सोच रहा है उससे बहुत भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ना तो भारत अब वो पहले वाला भारत है और ना ही भारत के पास किसी तरह के संसाधन की कोई कमी अब रह गई है। और इतना ही नहीं, जिस सर्दी वाले साजिश को लेकर चीन लगातार भारत को धमकी देता रहा है, चीन को उसी साजिश का जवाब देने की तैयारी भी अब भारत पहले से ही कर चुका है। न्यूज 18 इंडिया की सुपर एक्सक्लूसिव खबर। सर्दियों में चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी। 20,000 फीट की ऊंचाई पर कांप उठेगी चीनी सेना। ग्राउंड जीरो से इस वक्त न्यूज 18 के पास बहुत बड़ी खबर आ रही है। चीन के किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए भारतीय सैनिकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। इतना ही नहीं, भारतीय सेना लद्दाख सेक्टर में आने वाली कड़कड़ाती सर्दियों के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए भारतीय फौज ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। हर हालात का मुकाबला करने के लिए एलएसी पर भारतीय जांबाज तैनात। सर्दी से मुकाबला करने के लिए 35,000 जवानों की तैनाती। भारत की अनुभवी फौज चीन के सैनिकों को करेगी चित। जिन बर्फीले इलाकों के लिए चीन अपने सैनिकों को तैयार कर रहा है, उन इलाकों में भारतीय सैनिकों के हुनर का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे इलाकों के ऊपर सबसे पहले लड़ाई होती है सर्वाइवल की। जो सेना वहां पर सर्वाइवल की लड़ाई जीत जाएगी, वही सेना वहां पर टिक सकती है। चीनी सेना ने अभी तक कभी भी ऐसी ऊंचाई वाली पहाड़ियां नहीं देखी हैं। वहां पर लड़ना तो क्या, उन्होंने युद्ध अभ्यास भी बहुत कम किए होंगे ऐसी ऊंचाइयों के ऊपर। खासकर सियाचिन, यहां कहते हैं ओनली ईगल्स डेयर। बहुत ही दृढ़ शक्ति और फौलादी तन और मन वाले सैनिक ऐसी जगहों पर जी सकते हैं, जिसके लिए भारतीय सेना अपने सैनिकों को तैयार करती है। सियाचिन जैसे बर्फीले इलाकों में भारतीय सेना की तरफ से ऐसे जवानों को तैनात किया जाता है जो किसी भी हालात का डटकर मुकाबला कर सकते हैं। ये जवान दिमागी तौर पर इतने मजबूत होते हैं कि किसी भी तरह के हालात इनका मनोबल नहीं तोड़ सकते। एलएसी पर तनाव के बीच न्यूज 18 की टीम ग्राउंड जीरो से आपको पल पल की खबरें दे रही है। और सूत्रों के मुताबिक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि जो चीन पूरी सर्दियों में भारत के खिलाफ डटे रहने की बात कह रहा है, भारत ने इसी चीन को सबक सिखाने के लिए जांबाजों की एक ऐसी टोली तैयार की है जो कि अपने अनुभव और रणकौशल के चलते चीन के किसी भी मंसूबे को आसानी से ध्वस्त करने के लिए तैयार है। इसके ठीक उलट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में जिन सैनिकों की तैनाती की है, वो चीन के अनिवार्य भर्ती कार्यक्रम के तहत सिर्फ 2 से 3 साल के लिए सेना में आए। इसके बाद चीन के ये सैनिक अपनी आम जिंदगी में लौट जाएंगे। चीन के इन सैनिकों के पास ना तो लंबे वक्त तक हाड़ कपाने वाली सर्दी झेलने की आदत है और ना ही भारतीय सैनिकों के मुकाबले चीन के सैनिकों का मनोबल ही मजबूत है। और सियाचिन जैसे इलाके में जहां प्रचंड सर्दी पड़ती है, वहां सैनिकों का हुनर और मनोबल ही सबसे ज्यादा काम आता है। ऐसे एल्टीट्यूड के ऊपर बुलेट भी अलग से बिहेव करती है, जिसे बुलेट ड्रैग के नाम से कहा जाता है। टैंकों और गाड़ियों का इंजन स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत पेश आती है। फील्ड रिपेयर्स करने में बहुत मुश्किल होता है। हथियारों के जो स्टील के पार्ट्स होते हैं या लोहे के पार्ट्स होते हैं,
अगर उनको नंगे हाथ से टच कर दिया जाए तो वहीं पर उनके साथ जकड़ जाते हैं। बहुत दुविधा होती है ऐसे इलाके में लड़ने के लिए, और ऐसे इलाके में वही सेना लड़ सकती है जो वहां पर रही हुई हो और जिसको वहां पर लड़ने की तकनीक मालूम हो। इतना ही नहीं, भारत सरकार की तरफ से इस बार तैयारियां ऐसी की गई है जो चीन की किसी भी चुनौती का न सिर्फ सामना कर सकती है कि चीन को उसी की भाषा में माकूल जवाब भी दे सकती है। ग्राउंड जीरो से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सभी सैनिकों को प्रचंड ठंड से बचने के लिए पोर्टेबल केबिन दिए गए हैं। जिन सैनिकों के लिए बंदोबस्त कराए गए हैं वो इससे पहले पूर्वी लद्दाख और सियाचिन में भी तैनात रह चुके हैं। इन सैनिकों को लंबे समय तक ठंड में डटे रहने का अनुभव है और ये मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल भारतीय जाबाजों को ऐसे हालातों से मुकाबला करने की ट्रेनिंग दी जाती है हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में। इन जवानों के सामने 11 हफ्ते की ट्रेनिंग का लक्ष्य रखा जाता है। ट्रेनिंग के लिए इन 77 दिनों में इन्हें बेहद कठिन मुसीबतों को पार करना होता है, जिनमें से 49 दिन इन जवानों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जबकि बचे हुए 28 दिन इन्हें एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। हौज की ट्रेनिंग उन जवानों के लिए होती है जिन्हें भविष्य में सबसे ऊंचे और सबसे दुर्गम रण क्षेत्र में तैनात किया जाता है। इस माहौल में ढलने के लिए न सिर्फ समय बल्कि विज्ञान भी लगता है। इस माहौल में खुद को ढालने की चुनौती किसी अगर आम इंसान से पूछें तो उसके लिए पहाड़ जैसी हो सकती है, लेकिन 6 दिन में ही ये जवान अपने आप को इस माहौल में ढाल लेते हैं। इन जवानों को पहाड़ों पर बहने वाली नदी की धाराओं को भी पार करना होता है। इन नदियों का पानी इस कदर ठंडा होता है कि चंद सेकंड के भीतर शरीर को सुन्न कर सकता है। ऐसे हालातों में इन जवानों को न सिर्फ लहरों की टक्कर बर्दाश्त करनी होती है, बल्कि इनकी सांस काबू करने की ताकत का भी इम्तिहान होता है। इन खूंखार नदियों को पानी में बिना उतरे कैसे पार करना है, ये भी 72 घंटे की उस ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस दौरान इन्हें दोनों किनारों पर बंधी रस्सी के जरिए नदी को कुछ इस तरह से पार करना होता है। बैटल लोड के साथ ये लक्ष्य महज 15 मिनट के भीतर पार किया जाता है। ये ट्रेनिंग का एक ऐसा दौर होता है जिसमें इन्हें अपने शरीर की पूरी ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है। ट्रेनिंग के आखिरी दौर से पहले वो वक्त आता है जब इन्हें बर्फीले इलाकों में अपनी शारीरिक ताकत और सहनशीलता की परीक्षा देनी होती है। ये स्नो क्राफ्ट है। ट्रेनिंग के इस दौर में इन जाबाजों को बर्फीली दुनिया की मुसीबतों में खुद को साबित करना होता है। इस दौरान इन्हें -30 से -70 डिग्री के बीच रहना सिखाया जाता है। ये देखा जाता है कि एक जवान कितनी देर तक इस तापमान को बर्दाश्त कर सकता है। इसी पड़ाव में ये जवान मेटल स्पाइक्स यानी धातु के कांटेदार जूतों के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखते हैं। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग के इस दौर में इन्हें 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना होता है। जाहिर है भारत के पास न सिर्फ युद्ध का लंबा अनुभव है, बल्कि भारत के जाबाजों की ट्रेनिंग भी ऐसे माहौल में होती है जहां उनका सामना कुदरत के सबसे बेरहम चेहरे से कराया जाता है। यही वजह है कि अगर चीन इस बार भारत को 1962 वाला भारत समझने की भूल करेगा तो उसकी क्या हालत होगी ये वो सोच भी नहीं सकता। भारत अपनी सेनाएं सियाचिन में रखता है। किस प्रकार भारत अपनी सेनाएं कारगिल की बर्फीली चोटियों पर रखता है, किस प्रकार हमारे सैनिक वहां पर दृढ़ रहकर दुश्मन का मुकाबला करते हैं, और किस प्रकार हमारे सैनिकों ने न सिर्फ सियाचिन जीता था बल्कि कारगिल की ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी दुश्मन को हराकर पहाड़ियों को वापस लिया था। ये सारी चीजें साफ जाहिर करती हैं कि अगर आज चशूल के इलाके में या पांगसो के इलाके में या ईस्टर्न लद्दाख में उन ऊंची पहाड़ियों के ऊपर, उन ऊंची बर्फीली सर्दीली पहाड़ियों के ऊपर अगर लड़ाई होती है तो पलड़ा यकीनन भारतीय सेना का भारी होगा। इतना ही नहीं, वैश्विक तौर पर कई देशों से घिरा चीन अगर आने वाली सर्दियों में भारत के खिलाफ युद्ध की आग को भड़काता है तो भारत के साथ उसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन एक ऐसे अंजाम से गुजरेगा जिसकी कीमत चीन में आने वाली पीढ़ियों तक को चुकानी पड़ सकती है। और चीन की सेना को करारा जवाब देने के लिए घेराबंदी चौतरफा की जा रही है। एलएसी पर जारी तनातनी के बीच भारत ने चीन की चौतरफा घेराबंदी अब शुरू भी कर दी है।
एक और लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना ने पैंगोंग के दक्षिणी इलाके में कई पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया है और चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी भारत के दबाव के आगे चीन को घुटने टेकने पड़े हैं और इसके बाद चीन ने लापता हुए 5 भारतीयों को सुरक्षित भारतीय सेना के हवाले किया है। वहीं उत्तराखंड में भी वायुसेना ने अब चीन की हरकतों पर नजर रखने की तैयारी और तेज कर दी है और इसके लिए चीन से लगी हुई सीमाओं पर एयर डिफेंस रडार और लड़ाकू विमानों के उतारने के लिए एयरपोर्ट बनाने की तैयारी भी अब तेज कर दी गई है। चीन से जारी इस तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश के रोहतांग को लेह की सीमा से जोड़ने वाली अटल टनल अब बनकर पूरी तरह से तैयार है। यह टनल दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी सुरंग मानी जा रही है, जिसे लद्दाख और लाहौल स्पीति में अब 12 महीने देश के दूसरे इलाकों से जुड़ सकेगा। लेकिन एक बेहद अहम खबर यह भी आ रही है कि इसी महीने के आखिर हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टनल का उद्घाटन भी कर सकते हैं और अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। यह टनल 10,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद है और कहा यह भी जा रहा है कि इतनी ऊंचाई पर दुनिया का यह सबसे बड़ा बनाया गया टनल है। इस टनल के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप तस्वीरों में भी देख पाएंगे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम किए गए और इसके अलावा बताया यह भी गया कि इस टनल के शुरू हो जाने से किसी भी मौसम में लेह तक पहुंचा जा सकेगा। मतलब यह कि भारी बर्फबारी में भी यह टनल मजबूती से डटी रहेगी और भारतीय सेना भी इसका इस्तेमाल कर पाएगी। लेकिन इतना ही नहीं, इस टनल का इस्तेमाल जब सेना करेगी तो एक बड़ी मदद सेना को इससे मिलेगी, क्योंकि इसके जरिए मनाली से लेह की दूरी तकरीबन 46 किलोमीटर तक सीधे सीधे कम हो जाएगी और सेना बर्फबारी के बीच भी बेहद आसानी से एलएसी तक पहुंच पाएगी। और इतना ही नहीं, इस टनल के जरिए सीमा पर किसी भी तरह का सामान पहुंचाना अब और ज्यादा आसान होगा। और करीब 10 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और अब यह टनल बनकर तैयार है। 8.8 किलोमीटर लंबी यह टनल है। साल 2000 में तब के भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग के निर्माण के ऐलान किया था और उन्हीं के नाम पर इसका नाम अटल टनल रखा गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टनल है क्योंकि एक तो 10,000 फीट के एल्टीट्यूड पर है और रोहतांग पास के नीचे बनाई गई है। रोहतांग पास में हैवी स्नोफॉल होने के कारण और एवलांच एक्टिविटी होने के कारण ये रोड करीब 6 महीने जो है के लिए कट ऑफ हो जाती थी और वहाँ उस क्षेत्र के लोग जो हैं 6 महीने तक पूरे देश से कट ऑफ हो जाते थे। अब ये जो है उनको 12 महीने की लाहौल स्पीति को कनेक्टिविटी मिलेगी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो हमारा ले जाने का रास्ता है आगे मनाली से सरचू से हम ले जाते हैं, उस रूट में कुल 4 पास थे, 4 में से रोहतांग पास एक है, इसके अंदर टनल बन गई। तो हिमाचल की यह टनल ही नहीं बल्कि ऐसी और बहुत सी तैयारियां हैं जो लगातार की जा रही है। एलएसी पर चीन के साथ चल रहे इस गतिरोध के बीच अब भारतीय वायुसेना चीन से लगी हुई सीमाओं पर अपनी स्थिति को और ज्यादा मजबूत करने में जुट गई है और इसके लिए सेंट्रल एयर कमांड के प्रमुख एयर मार्शल राजेश कुमार ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की है। वायुसेना अधिकारियों ने राज्य के इन पहाड़ी इलाकों में एयर डिफेंस रडार और लड़ाकू विमानों के उतारने के लिए जमीन की मांग की है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से। और उत्तराखंड की सीमा चीन और नेपाल से भी लगती है। नेलांग, लौथल, माना, बड़ा होती, जोहारहाटी और व्यास घाटी ये वो इलाके हैं जो चीन की नजर पर हैं। ऐसे में यहां पर जमीन मिलने से उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में एयर डिफेंस रडार और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जैसी सुविधा लगाई जा सकेगी और वायुसेना को इससे काफी मदद मिलने वाली है। एयर मार्शल ने पंतनगर, जौलीग्रांट और पिथौरागढ़ हवाई अड्डों का विस्तार करने की भी बात कही है और चौखुटिया में एक हवाई अड्डे के लिए जमीन देने का भी निवेदन किया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से। तो इस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि उनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा राज्य सरकार पूरी गंभीरता से करेगी। लड़ाई के लिए, आत्मरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और शांति व्यवस्था के लिए हमको आयुध से परिपूर्ण होना ही पड़ेगा। और इसलिए मैं तो
निश्चित रूप से मैं इसके लिए प्रयास करूंगा कि हमारी जो सड़कें हैं, हमारी सेना के हिसाब से उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारी सैन्य शक्ति को हमको फ्रंट में रखना चाहिए, उनको ध्यान में रखते हुए अपनी सड़कों का निर्माण करना चाहिए। सीमावर्ती प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का भी जज्बा सेना के उन इरादों के अनुरूप ही नजर आ रहा है, लेकिन एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने आगे बढ़ने की अब रणनीति तैयार कर ली है और चीन को झुकाने के लिए भारत ने अब एक नया प्लान बनाया है। कोर कमांडर स्तर की अगली बैठक बहुत जल्द होने की उम्मीद की जा रही है और भारत इसमें अब दबाव बनाने की स्थिति में होगा और इसके लिए भारत ने पैंगोंग इलाके में अपना दबदबा भी बना लिया है और अपनी स्थिति को बेहतर किया है, मजबूत किया है। भारत की रणनीति यह है कि अप्रैल से पहले की स्थिति में जाने के लिए चीन को मजबूर कर दिया जाए और इस बात की मांग तो भारत हमेशा से करता रहा है, लेकिन इस बार भारत चीन को पूरी तरह से घेरने और उसे सबक सिखाने के लिए तैयार है, क्योंकि 5 बार बैठकें हो चुकी है, ये बैठकें बेनतीजा रही है, लेकिन अब भारत ने नई रणनीति बनाई है। अगले हफ्ते भारत और चीन की बैठक होने की उम्मीद की जा रही है। पैंगोंग इलाके की इन पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों ने अब अपना मोर्चा जमा लिया है और अपनी पैठ मजबूत कर ली है। दक्षिण पैंगोंग इलाके में भारत ने अपनी स्थिति को बेहतर किया है, मजबूत किया है और आने वाली इस बैठक से पहले ही चीनी सेना पर भारतीय सेना ने अपना दबदबा कायम कर लिया है। चोटी पर भारतीय सेना की मौजूदगी है और ऐसे में चीन पूरी तरह से बैकफुट पर है। बैठक में अब चीन पर दबाव बना सकता है भारत, ये कहने के लिए कि आप पीछे हटें, इसी में आपकी भलाई है, और अप्रैल से पहले वाली स्थिति पर जाने के लिए चीन को भारत पूरी तरह से मजबूर कर सकता है। एलएसी पर चीन को सेना कम करने के लिए भी भारत कह सकता है, यह बात पहले से कहता रहा है, लेकिन अब भारत एक नई तैयारी के साथ उसके साथ बैठक में होगा। जब मेज पर चीन और भारत के अधिकारी बातचीत करेंगे तब तक भारत की स्थिति और भी मजबूत होगी, क्योंकि दुनिया को अपनी झूठी ताकत दिखाने वाले चीन को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं और एक बड़ा झटका अंतरिक्ष में लगा है। चीन को बगैर तैयारी के अंतरिक्ष में भेजी गई चीन की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पूरी तरह से नाकाम हो गई है और अपनी कक्षा में पहुंचने से पहले ही वो चूक गई है। बताया यह जा रहा है कि चीन की सैटेलाइट बीच रास्ते में ही कहीं भटक कर क्रैश हो गई है। सैटेलाइट को चीन के समय के मुताबिक शनिवार दोपहर 1:02 पर लॉन्च किया गया था जिक्वान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से, लेकिन यह नाकाम हो गया है। चीनी मीडिया के मुताबिक चीन के सैटेलाइट की लॉन्चिंग पूरी तरह से फेल हो गई है और यह चीन को एक बड़ा झटका लगा है। जहां वो दुनिया भर में घिर रहा है, भारत से भिड़ने के चक्कर में घिर रहा है, वहीं उसकी जल्दबाजी में यह कोशिश भी नाकाम साबित हुई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई से। बीएमसी कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ के बाद अब उनके खार वाले फ्लैट पर भी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन उससे पहले कंगना मुलाकात आज करने वाली हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। मिलने का वक्त उन्होंने मांगा था और आज शाम का ही उन्हें वक्त मिला है। कुछ ही देर में कंगना रनौत भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात कर सकती हैं। उनके दफ्तर में जो तोड़फोड़ हुई थी, बीएमसी ने जो कार्रवाई की है, उसके बारे में बातचीत करने के लिए कंगना रनौत आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने वाली हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अभिषेक, कितनी देर में कंगना पहुंचेंगी और मुलाकात का असली मुद्दा क्या है? किन विषयों पर बातचीत की कोशिश होगी? देखिए प्रशांत, 4:30 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कन्वे की गाड़ी पूरी लग चुकी है। कभी भी कंगना बाहर आ सकती हैं और यहाँ से अमूमन आधा घंटा समय लग सकता है राज्यपाल के पास पहुंचने के लिए, क्योंकि आज रविवार का दिन है और ऐसे में ट्रैफिक शहर में बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आधे घंटे का समय लग सकता है। और मुलाकात का जो असली मकसद आपने पूछा, असली मकसद सीधा है कि जिस तरीके से राज्यपाल ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के बाद कहीं न कहीं नाराजगी जताई थी और मुख्यमंत्री के एडवाइजर को बुला करके उनसे पूछताछ की थी और एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था, उसके ठीक बाद कंगना की ये मुलाकात इस बात को लेकर के है कि जिस तरीके से यहाँ पर विंडेटा पॉलिटिक्स चल रही है, बदले की भावना से जो राजनीति चल रही है, उसके कारण ये है। और ये तस्वीरें आप देखिए कि अब कंगना किसी भी समय निकल रही हैं, जहां पर तस्वीरें आप देखते रहिए कि कंगना कभी भी निकल सकती है यहाँ से। सीधी तस्वीरें अगर दर्शकों को देखे तो सीधे यहाँ पर कंगना यहाँ से निकलेंगी सीधे
और सीधे राजभवन जाएंगी, जिसके लिए तस्वीरें देखिए यहाँ हलचल तेज हो चुकी है। गाड़ियां सब उनकी बिल्डिंग के बाहर पहुंच चुकी हैं और कभी भी यहाँ से गाड़ी मूव करेगी कंगना को लेकर के। देखा गाड़ियां निकली, यहाँ से गाड़ी निकली है कंगना को लेकर के, और ये देखिए कंगना की गाड़ी पीछे पीछे जा रही है और मैं भी इसके ठीक पीछे पीछे चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से कंगना सीधा कंगना, यहाँ पर कंगना की गाड़ी निकल चुकी है और राजभवन के लिए सीधा गाड़ी निकली है, क्योंकि राजभवन यहाँ से करीब आधे घंटे की दूरी पर है। और मैं सीधी तस्वीर अगर आपको दिखाऊं तो की गाड़ी आ रही है, यहाँ से वो सीधे राजभवन के लिए निकलेंगे और खासा कंगना के साथ, चूंकि Y+ सिक्योरिटी होने के कारण यहाँ पर कंगना को सिक्योरिटी में रखा गया और उनका पूरा रूट डिसाइड किया गया है। और ये तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से कंगना की गाड़ी निकल रही है सीधे राजभवन के लिए, और जहाँ पर राजभवन में राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगी। 4:30 बजे के का वक्त राजभवन में दिया गया है कंगना के लिए। जहाँ पर तो अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। कंगना की मुलाकात होने वाली है महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से बस कुछ ही पलों में।